हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन और जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई है। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि एक लाइफ स्पैन में कभी ना कभी तो हर किसी इंसान को गर्दन का दर्द या फिर कमर का दर्द होना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी से सिकाई कर ली, फिजियोथेरेपी कर ली या फिर कुछ दवाइयाँ खा ली, उससे जनरली सही हो जाता है। क्योंकि जनरली जो दर्द होता है ये मांसपेशी खिंचने की वजह से या उनकी कमज़ोरी की वजह से होता है। लेकिन कभी कभी ये कमर का दर्द या गर्दन का दर्द एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। इसी को दिखाने के लिए, इसी को एम्फेसाइज करने के लिए मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं मिस्टर राकेश। ये 42 साल के हैं और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अब हुआ क्या, करीब कोई 1 साल पहले ये हमारे पास आए थे इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी में जब ये आए थे तो इनकी प्रॉब्लम थी कि इनको पेशाब में और लैट्रिन में एक दिन से कुछ कंट्रोल नहीं था। पेशाब बूंद बूंद करके गिरता था और इनको पेशाब का पता भी नहीं चलता था। पेशाब के रास्ते में और लैट्रिन के रास्ते में सुनपन भी था। इस बीमारी को हमने क्लिनिकली भी डायग्नोज कर लिया था कि हाँ, ये कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इससे पहले इनको केवल एक ही प्रॉब्लम थी कि कभी कभी एक लॉन्ग ड्यूरेशन से कमर में दर्द या कभी कभी गर्दन में दर्द होता था। तो इसको हमने अपनी डायग्नोसिस को, कि जो हमने डायग्नोसिस बनाई है कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम की, उसको कंफर्म करने के लिए हमने इनका एक एमआरआई कराया। जनरली हम करते क्या है, इन कंडीशंस में एक जो स्पेसिफिक एरिया है लंबर स्पाइन, जिसका एमआरआई होना चाहिए, उसको कराते ही हैं। और होल स्पाइन की स्क्रीनिंग, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर स्पाइन की स्क्रीन कराते हैं। तो जब हमने पूरी एमआरआई कराई तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक, एक बहुत ही रेयर फाइंडिंग हमें मिली, जिसको हम कहते हैं टेंडन स्टेनोसिस। जो ये इनकी प्रॉब्लम थी उसको कहते हैं कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम, जिसके अंदर जो थीकल सैक होता है, जो रीढ़ की हड्डी का निचला वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे नसों पे दबाव आ जाता है। जितना स्पेस उस थीकल सैक को, उस ट्यूब को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है। तो उसके अंदर जाने वाली सारी नसें, उन पे दबाव है। लैट्रिन पेशाब की नसों पे भी दबाव है। तो वो फाइंडिंग तो थी ही कि लंबर स्पाइन के अंदर केनाल स्टेनोसिस हो रखा था L4 L5 लेवल पे। लेकिन जब हमने एमआरआई कराया तो हमने देखा कि सर्वाइकल स्पाइन में भी C4 C5 और C5 C6 पे, और डॉर्सल स्पाइन में भी T11 T12 पे सिग्निफिकेंट कंप्रेशन है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जो गर्दन से शुरू होती है और नीचे तक जाती है, इसमें कुछ बोनी ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम मनके या वर्टिब्रे कहते हैं। टोटल मिला के 33 मनके होते हैं। जो हमारी गर्दन वाला हिस्सा है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, उसको हम वो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। ऊपर का जो कमर का हिस्सा है और बीच का जो कमर का हिस्सा है वो डॉर्सल स्पाइन है, और जो नीचे वाला कमर का हिस्सा है वो लंबर स्पाइन है। सर्वाइकल स्पाइन में 7 मनके होते हैं, डॉर्सल स्पाइन में 12 मनके होते हैं और लंबर स्पाइन में 5 मनके होते हैं। हर मनके या हर वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है। अब होता क्या है कि हम जनरली अगर पेशेंट को देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, जनरली पेशेंट्स के अंदर एक लेवल पे या 2 लेवल पे एक ही पर्टिकुलर रीजन के, या सर्वाइकल या थोरैसिक या लंबर, वहाँ पे ही उन डिस्क प्रोलैप्स की वजह से या किसी और कारण की वजह से जो जितना एरिया मिलना चाहिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड को या थीकल सैक को, वो कम हो जाता है और उन पर्टिकुलर नसों पे दबाव आता है। जब ये हमारे पास आए थे तो इनके जो लोअर स्पाइन की, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हालांकि दबाव हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेज में जब वो पेशेंट हमें प्रेजेंट करे तो हर दबाव के क्लिनिकल फीचर्स, हर दबाव के जो लक्षण होते हैं वो पेशेंट के अंदर आएँ। जब ये हमारे पास आए थे तो केवल इनके जो लक्षण थे वो लंबर केनाल स्टेनोसिस के थे, जिसकी वजह से इनके पेशाब और लैट्रिन में कंट्रोल नहीं था। लेकिन एमआरआई के अंदर जो पता चला था वो ये था कि जो उछला वाला हिस्सा है C4 C5 और C5 C6, इसके बीच में जो ये रास्ता है, जो ये नस जाने का रास्ता है, इसमें भी काफ़ी दबाव था। और नीचे करीब कोई D12 L1, इस वाले एरिया में भी काफ़ी दबाव था, जो नस जाती है उसमें भी काफ़ी दबाव था। लेकिन इनको जो लक्षण थे वो केवल निचले L4 L5 के दबाव के लक्षण थे, जिसकी वजह से कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम डेवलप हुआ था। लेकिन ऊपर और बीच के दबाव के लक्षण नहीं थे। तो हमने उस टाइम इनको समझाया था कि अभी हम जो सर्जरी करेंगे वो केवल इनके जो नीचे वाला हिस्सा है L4 L5 का, उसके लिए सर्जरी करेंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट वही सर्जिकल इमरजेंसी है। लेकिन हमने इनको बताया था कि आपको आगे जाके जो ऊपर सर्वाइकल स्पाइन का कंप्रेशन है,
जो C4, C5, C5, C6 का कंप्रेशन है उसके लक्षण भी आ सकते हैं और डॉर्सल स्पाइन D12, L1 के लक्षण भी आ सकते हैं। तो जब हमने इनकी सर्जरी की थी तो हमने L4, L5 का टी लिफ्ट कर दिया था, उसको करीब 1 साल हो गया है। तो सर राकेश सर, आप हमें पहले ये बताइए कि जो आपका लैट्रिन पेशाब पे कंट्रोल था, जो नहीं था पहले कंट्रोल, उसमें कितना सुधार महसूस हो रहा है आपको? करीब 50 से 60 से 70% आपको रिलीफ है उसके अंदर। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर लैट्रिन पेशाब की नसें दबती हैं, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। जितना जल्दी ऑपरेट करें उतना ही अच्छा होता है, और इनको हमने करीब कोई 24 से 48 घंटे के अंदर ऑपरेट कर दिया था, तो इनको अभी 60 to 70% रिकवरी है। अगर इसको फर्दर डिले किया जाता तो अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो सकते थे। अब सर मुझे ये बताइए कि आपको 1 साल हो गया है, आपको 60 to 70% रिलीफ है, लेकिन कुछ नई प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हुई हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं आपको? मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है। आपका बैलेंस नहीं बन रहा है मतलब? मैं खड़ा नहीं हो सकता। खड़े नहीं हो सकते। चलने में लड़खड़ाहट आ रही है आपको? चलने में भी लड़खड़ाहट है। चलने में लड़खड़ाहट है। आप आंख बंद करके खड़े होते हैं तो आपको कुछ बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम फील होती है? हाँ, मेरा शरीर आगे पीछे स्वे करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने सर्जरी की थी L4, L5 की कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम के लिए, लेकिन पहले ही अलार्म कर दिया था कि ऊपर सर्वाइकल स्पाइन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी करीब कोई कितने महीने से सर? 5-6 महीने से। तो करीब कोई 5-6 महीने से इनको एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रॉब्लम्स इनकी अभी 2 हैं कि सर्जरी के बाद, जैसे सर्जरी 1 साल पहले हुई है, तो इनिशियली सर्जरी के 4-5-6 महीने तक ये आराम से चल लेते थे बिना किसी वॉकिंग डिफ़िकल्टी के। लेकिन 5-6 महीने से इनको जो इनका वॉकिंग स्टाइल है वो चेंज हो गया है। चलने में जो स्टेप्स की लेंथ है वो काफ़ी छोटी हो गई है। चलने में इनको संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो इनको लगता है कि ये गिर जाएंगे। ऐसा ही है सर? हमने इनका टेस्ट करवाया था जिसको कहते हैं रोमबर्ग साइन। उसके अंदर इनकी आंख बंद करके इनको खड़े होने के लिए कहा था, तो ये इधर उधर बैलेंस नहीं साध पा रहे हैं, इधर उधर स्वे करते हैं। ऐसा लगता है कि बैलेंस खराब हो रहा है और ये गिर सकते हैं। तो जो ये नई प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो जो हमारी पहले MRI कराई थी उसकी डायग्नोसिस के हिसाब से मैंने बताया था कि ये सर्वाइकल स्पाइन जो में कंप्रेशन है उसकी वजह से प्रॉब्लम है। जो अब इनकी नई प्रॉब्लम शुरू हुई है वो इनकी सर्वाइकल स्पाइन C4, C5, C5, C6 की कंप्रेशन की वजह से शुरू हुई है। तो अब उस टाइम पे हमने बताया था कि सर्जरी हमने लंबर स्पाइन की थी, लेकिन क्योंकि हमें पहले ही पता था कि ऊपर भी प्रॉब्लम है, तो सर्जरी के दौरान भी हमने पूरी सावधानी रखी थी कि गर्दन पे कोई झटका ना आए। ऐसा ना हो कि हम लंबर स्पाइन की सर्जरी करें और जो सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम है वो सर्जरी के जस्ट बाद मैनिफेस्ट हो जाए। ये सारी सावधानी हमने बरती थी, लेकिन क्योंकि दबाव ज़्यादा था तो ये प्रॉब्लम्स इनको ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इनकी सर्जरी के लिए भी हमने इनको रिकमेंड किया है। मोटी बात कहने की ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्पाइन प्रॉब्लम खुद से बोल के कहे कि मुझे प्रॉब्लम है। कभी कभी कमर दर्द भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। कभी कभी सर्वाइकल स्पाइन का पेन, जो नेक पेन होता है, वो भी बहुत अच्छा इंडिकेटर हो सकता है कि कुछ ना कुछ अंदर एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहना ज़रूरी नहीं, ये कहना बहुत मतलब सही नहीं होगा कि हर पेशेंट को ये चीज़ होना, टेंडम स्टेनोसिस जिसको बोलते हैं कि स्पाइनल कैनाल का एक रीजन से ज़्यादा रीजन पे दब जाना, सर्वाइकल स्पाइन पे भी दबना, लंबर पे भी दबना, हो सकता है डॉर्सल पे भी दबना, ये होना बहुत ही अनकॉमन है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमर की, कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, तो आप ज़रूर अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें और खुद से निश्चिंत होने से पहले अपने स्पाइन सर्जन से या कोई ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से कंफर्म कर लें कि हाँ आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप किसी फर्दर अननोन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में ना आ जाए। थैंक यू।